गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको अभी तक जो बताया था वो पुनर्जागरण के उदय के कारण बताए थे। ठीक है, बहुत से हमने कारण पढ़े थे कि इस बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन के 14वीं से 16वीं या 17वीं शताब्दी तक उदय के क्या कारण थे। ठीक है, देखिए एक जो क्वेश्चन मेरे पास आया था व्हाट्सएप पर, वो पूछा था कि भाई 14 to 17 सेंचुरी है या 14 to 16 सेंचुरी है। देखिए वैसे तो पेपर में इस तरह से कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डेट्स होती हैं ये जो है अनुमान के आधार पर निर्धारित होती है। अब 14वीं सदी है, 14वीं सदी में कब से कौन से सन से शुरू हुआ तो ये हम नहीं कह सकते। इसमें ना रफ एस्टिमेट ही लगाना होता है। तो आप वैसे याद रख लीजिए, अगर ये पूछा जाए कि भाई कब से कब तक हुआ था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप 14वीं से 16वीं शताब्दी भी लिख सकते हो और 17th सेंचुरी भी लिख सकते हो, दोनों ठीक हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उसमें आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने 14वीं से 16वीं शताब्दी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, 17वीं शताब्दी लिख दिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी पुनर्जागरण से ही संबंधित है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण आंदोलन, मैंने आपको बताया कि इटली से आरंभ हुआ था। तो इटली से ही क्यों आरंभ हुआ? यूरोप में तो और भी बहुत से देश हैं, जैसे आपने शायद आप जानते हो। पहले तो मैं यूरोप के बारे में आपको बता दूं। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। इसमें इंग्लैंड, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, यूनान, रूस, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश हैं। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड के मैप अगर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो तो उसमें यूरोप, बेशक आप यूरोप का अलग से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे देश आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण यानी बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन का आरंभ अन्य देशों में ना होकर, अन्य यूरोपीय देशों में ना होकर इटली में ही क्यों हुआ? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इटली में इसका जन्म हुआ और इटली से बाद में फिर ये फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। तो पहला कारण तो ये था कि इटली जो है वो महान रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा था। शायद आपने नाम सुना हो रोमन साम्राज्य, ठीक है, द रोमन एम्पायर, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये तो आप जानते होंगे। तो ये भी मतलब हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से है विश्व की, रोम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मिस्र तो आप जानते हो, वो तो अफ्रीका में है, इजिप्ट में। रोम की जो सभ्यता थी उसका जो केंद्र था, ठीक है ना, प्राचीन काल में, वो इटली जो है रहा है शुरू से ही। बेशक रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था इस समय तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोमन सम्राटों द्वारा स्थापित की गई जो यादगारें थी, जो उन्होंने अपने राजधानी में जो यादगारें स्थापित की थी, वो अभी भी मौजूद थी। एक तो ईसाइयों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। आप जानते हो कि इटली का जो पोप है, आज भी इटली का पोप पूरे विश्व के जो ईसाई हैं उनका धार्मिक नेता है। जैसे हम खलीफा की बात करते हैं ना इस्लाम में, ऐसे ही ईसाइयों में जो धार्मिक नेता है पोप, वो इटली का ही जो है धर्म अध्यक्ष हुआ करता था। तो बहुत से मठ, बहुत से विहार और बहुत से पवित्र लातिनी भाषा में लिखे गए ग्रंथ वहाँ पड़े हुए हैं। तो इन पवित्र ग्रंथों को, यादगारों को, अवशेषों को समस्त यूरोप के विद्वानों और कलाकारों ने प्रेरित किया। तो ये कारण था इटली में ही पुनर्जागरण आंदोलन क्यों आरंभ हुआ इसका। दूसरा कारण ये था, जैसे हमने पुनर्जागरण के उदय के कारणों में भी पढ़ा, कि 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया नामक नगर पर अधिकार कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि कस्तुनतुनिया ये रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत से विद्वान,
खासकर यूनानी विद्वान, यूनान की भी तो प्राचीन सभ्यता है, जैसे मिस्र की, रोम की सभ्यता है, ऐसे ही प्राचीन सभ्यता यूनान की, वो बहुत, जैसे हम बात करते हैं ना भारत में हड़प्पा सभ्यता की, ऐसे ही प्राचीन काल में रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं रही हैं। ठीक है, मतलब मानव जीवन का जो आरंभ है वो इन्हीं सभ्यताओं से माना जाता है। रोम सभ्यता, यूनान सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगर हम मतलब सभ्य मानव की बात करें, वैसे तो मनुष्य का उदय तो पाषाण काल में हो गया था, लेकिन अगर हम सभ्यता की बात करें तो प्राचीन काल में तो यही सभ्यता थी। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि रोमन साम्राज्य की जो उस समय राजधानी थी कस्तुनतुनिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक केंद्र थी। कस्तुनतुनिया में बहुत से यूनानी विद्वान जो है वहाँ पर पढ़ रहे थे, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, और उस राजधानी पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि जब तुर्कों ने इस पर अधिकार किया तो बहुत से यूनानी विद्वान भागकर इटली में आके बस गए। कॉन्स्टेंटिनोपल से वो इटली में आकर बस गए और उन्होंने उस साहित्य का नए सिरे से अध्ययन किया। इटली के विद्वानों को भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ। जब बहुत से ग्रंथ लेकर वो अपने साथ में आ गए तो इटली के विद्वानों को भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी के आधार पर उन्होंने आधुनिक विचारों को जो है फैलाया। तो एक ये दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर 1453 में अधिकार हुआ। फिर आप ये देखिए कि इटली की जो जोग्राफिकल पोजीशन थी वो इस प्रकार की थी कि उसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हो रही थी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके इटली समृद्ध हो गया था। व्यापारी बहुत सा धन इटली में लाया करते थे। इटली के नगरों का विकास हुआ और मतलब आप ये देख लीजिए कि इटली के नगरों ने लगभग 200 वर्षों के दौरान, आप लगभग एस्टिमेट जो है 1340 से लेकर 1540 तक, इन 200 वर्षों के दौरान कला, साहित्य, ज्ञान का ऐसा मसौदा उत्पन्न किया जिससे प्राचीन एथेंस के गौरव के पश्चात कभी नहीं देखा गया था। एथेंस यानी यूनान के अंदर एक नगर है एथेंस। ऐसा गौरव जो इटली को प्राप्त हुआ इस समय 200 वर्षों में, ऐसा तो एथेंस में ही कभी हुआ था, उसके पश्चात कभी नहीं देखा गया था। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाली के कारण इटली में इस तरह की गतिविधियाँ हुई। फ्लोरेंस, मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुनर्जागरण का आरंभ कौन से स्थान से हुआ, तो एक तो उत्तर होगा आपका इटली। और इटली में भी कौन सी जगह से? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक नगर का नाम। फ्लोरेंस का एक धनाढ्य परिवार था, मेडिसी परिवार के नाम से, मेडिसी। ठीक है, उसने अपने धन का प्रयोग लगभग 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र करने में और अनुवाद करने में किया। तो कई बार क्या होता है कि पारिवारिक रुचि हो जाती है। तो फ्लोरेंस का एक परिवार था मेडिसी के नाम से, उन्होंने अपना जो अतिरिक्त धन होता था, उस अतिरिक्त धन को 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को इकट्ठा करने में और उनका अनुवाद करने में किया। और पुनर्जागरण काल के बहुत से प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार फ्लोरेंस नगर की देन थी। यानी फ्लोरेंस में बहुत से साहित्यकार और कलाकार जो है हुए, जिसके कारण इटली में पुनर्जागरण आंदोलन का आरंभ हुआ। फिर आप ये देखिए कि इटली का जो नगर था वो एक जो नगर, जो सबसे प्रसिद्ध नगर रहा इटली का, रोम। ठीक है ना, रोम पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। रोम का जो पोप होता था वो धर्माध्यक्ष होता था समूचे विश्व के जो ईसाई थे उनका।
कैथोलिक धर्म का मुखिया होता था, पोप यही निवास किया करता था। और बहुत से जो ऐसे पोप हुए, पोप कौन होता था? एक तो होते थे पादरी और एक होता था पोप। पादरियों का मतलब पुजारी, और एक होता है कि मुख्य पुजारी। तो मुख्य पुजारी के रूप में चर्च में पोप हुआ करता था। तो पोप कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्राचीन यूनानी ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया, लैटिनी भाषाओं में अनुवाद करवाया। जैसे पोप निकोलस V था, उसने वेटिकन में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की। आपने शायद वेटिकन सिटी का नाम सुना हो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कुछ किलोमीटर, 4 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है और बड़ी ही सीमित सी 1000-2000 की जनसंख्या है उसकी। तो पोप ने वेटिकन में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की थी। और पोप लियो 10 ने, यानी पोप लियो 10 ने के काल में रोम में पुनर्जागरण की प्रगति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये बात है 1513 से 1521 के बीच में। और रोम जो है साहित्य की दुनिया में राजधानी कहलाने लगी, मतलब साहित्य की राजधानी। उसने, यानी पोप लियो 10 ने रोम में स्थित ग्रीक कॉलेज को 100 प्रोफेसरों की सेवाएं प्रदान की। 100 प्रोफेसर्स उसने नियुक्त किए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारण बना इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के आरंभ में। आखिरी जो कारण हम पढ़ने जा रहे हैं, भाई इटली में ही क्यों ये आरंभ हुआ, उसका ये है कि इटली में बहुत से साहित्यकार, बहुत से कलाकारों का जन्म हुआ। जैसे साहित्यकारों में अगर हम बात करें तो दांते, जिसने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी, पेट्रार्क, बोकासियो, ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अंधविश्वासों और खोखले रीति रिवाजों का खंडन किया और तर्कशीलता, मानववाद और विज्ञान के आधार पर अपने विचारों का प्रसार किया। देखिए, पुनर्जागरण में सबसे बड़ी बात ये थी, ये एक बौद्धिक आंदोलन भी था। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हर एक चीज़ को तर्क की कसौटी पर परखने की बात। कोई भी बात अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक। अब जैसे बहुत से अंधविश्वास प्रचलित थे। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास केवल भारत के लोगों में ही प्रचलित थे या पूर्व के लोगों में प्रचलित थे। पश्चिम के लोग भी बहुत अंधविश्वासी थे। तो उनमें तर्क की भावना जागृत करना, ये इन विद्वानों ने किया। जैसे दांते था, पेट्रार्क था, हर एक चीज़ को वो लॉजिक के आधार पर जो है समझने का प्रयास करते थे। और मानववादी विचारधारा, मैंने आपको कल बताया था मानववाद क्या होता है। विज्ञान पर, जहाँ विज्ञान होगा वहाँ पे लॉजिक की बात होगी। तो इन रचनाओं ने दूसरे देशों के विद्वानों और कवियों को नए विचारों पर आधारित ग्रंथों की रचना करने की प्रेरणा दी। ठीक है, तो ये कारण थे इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के आरंभ होने के। रिमेनिंग जो चैप्टर है इसका पुनर्जागरण का, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।